नमस्कार बच्चों। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल की इस मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पूरे पेपर का रिवीजन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरी देखते हैं तो आपके नंबर आपकी कक्षा में सबसे ज़्यादा आएंगे, ये मेरा दावा। क्योंकि हम इस वीडियो में अपठित गद्यांश, पत्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, चित्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, अन्वय रिक्त स्थान भरने का अभ्यास, प्रश्न निर्माण का अभ्यास, अव्यय आधारित रिक्त स्थान भरने का अभ्यास, उपपद विभक्ति आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, सभी पाठों में आए पर्याय पद, विलोम पद, प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न, उपसर्ग आधारित प्रश्न, विशेषण और विशेष्य, समास जो पाठ के अभ्यास में है, संधि और संधि विच्छेद, सभी का आज अभ्यास करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और मैराथन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान से देखें। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये अपठित गद्यांश है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत, ऐसा आपको कहा गया है और ये 10 अंक का ये प्रश्न रहेगा। तो आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने शुरू करने हैं। एक पदेन उत्तरतः, पहले प्रश्न में आपसे ये कहा है कि आप एक पद में उत्तर दें और 2 करने हैं, 3 आपको दिए गए। पहला प्रश्न है काकः कुत्र उपविष्टः आसीत्। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है वृक्षे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षे, क्योंकि एक पद में आपको उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर नहीं देना है। अपठित गद्यांश को कैसे सरल किया जाता है विस्तृत रूप से अगर आपको समझना है तो आप चैनल पर एक वीडियो है उसे देख सकते हैं, उसके आधार पर आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। दूसरा है कह लज्जितः अभवत्। तो आप यहाँ देखें लज्जितः जम्बुकः ततः पलायितः, इस लाइन में इसका उत्तर है जम्बुकः, उत्तर हो जाएगा जम्बुकः। रे नाहं पूर्वत मूर्खः इति कः कथयति। रे नाहं पूर्वत मूर्खः, यह कौन कहता है। अधः स्थापित्वा अवदत् रे नाहं पूर्वत मूर्खः, तो इसका मतलब काकः किंचित विचार्य, ये तो कौवा ये बात कहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काकः। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न द्वयम, ये भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। जम्बुकः काकम दृष्ट्वा किम अवदत्। जम्बुकः काकम दृष्ट्वा किम अवदत्, तो आप यहाँ देखें एकः जम्बुकः काकम दृष्ट्वा अवदत्, ऐसा लिखा हुआ है। तो एकः जम्बुकः आपसे प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो आप यहाँ से इसे हटा देंगे। शुरू करेंगे जम्बुकः काकम दृष्ट्वा अवदत् भो मित्रः खगेषु भवान् मधुर गायकः कृपया गायतु इति, यहाँ तक आपको लिखना। अगला प्रश्न काकः मुखे किम गृहीत्वा वृक्षे उपविष्टः आसीत्। तो आप यहाँ देखें काकः मुखे रोटिका खंडम गृहीत्वा वृक्षे उपविष्टः आसीत्, तो गद्यांश के शुरू में ही इसका उत्तर है एकः काकः, एकः को हटा देंगे क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा है। तो काकः मुखे रोटिकाम खंडम गृहीत्वा वृक्षे उपविष्टः आसीत्, यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कः ततः पलायितः। तो यहाँ देखें लज्जितः जम्बुकः ततः पलायितः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि शीर्षक आप कुछ भी लिखें, अगर व्याकरण की दृष्टि से ठीक लिखते हैं तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके लिए कोई स्पष्ट नहीं होता है कि जो कहा जाए वही इसका शीर्षक हो सकता है। आप अपने तरफ से सोच विचार कर लिखेंगे तो इसका शीर्षक आपका सही होगा। इसका शीर्षक हो सकता है चतुर्काकः। क्या हो जाएगा, चतुर्काकः, चतुर कौआ, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। इसी में अगला जो प्रश्न है वो है यथा निर्देशम उत्तरतः। अब आपको जैसा निर्देश दिया जाए वैसा आपको निर्देश पालन करना है। 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। अधः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। गद्यांश में आप देखेंगे कि अधः का विलोम पद क्या है, तो वो है उपरि। गृहीत्वा अत्र कः प्रत्ययः। गृहीत्वा में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो त्वा जहां से इस बसता है वहां कत्वा प्रत्यय होता है।
तो गय इसका सही उत्तर होगा। मधुर गायक अत्र विशेषण पदम के, मधुर गायक में विशेषण पद, विशेषण क्या होते हैं, जो यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो और विशेषण यहाँ है मधुर और गायक यहाँ है विशेष्य। आपसे विशेष्य भी पूछा जा सकता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। अवदत इत्यस्मिन् पदे कः लकार, तो ये ध्यान रखना, जब भी यहाँ धातु है वद, वद धातु से या किसी भी धातु से जब पहले ए लगता है तो वो लंग लकार का होता है। धातु से पहले अगर ए दिखाई दे तो लंग लकार होगा। तो ये हमने एक किया है अपठित गद्यांश। ज्यादा के लिए आप चैनल से आप वीडियो देख लें, एक एक का अभ्यास यहाँ करते हैं। अब पत्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति का हम अभ्यास करेंगे। भवती रमा, आपका नाम रमा है, विद्यालयत शैक्षिक भ्रमणाय भुवनेश्वरम गंतुम अनुमतिम धनराशिं च प्राप्तुम स्वपित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषा प्रदत्तैः पदैः पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। आपको उत्तर पुस्तिका में मंजूषा में जो ये शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से ये रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। ठीक है, यहाँ जो आपको रिक्त स्थान दिया गया है वो 11वीं का भी जो प्रश्न पत्र आया है उसमें भी ऐसे ही दिया गया था, और मैंने भी वीडियो में पहले भी बताया था कि जब तक आपको संख्या न दिखाई दे, देखो यहाँ दिखाई दे रही है संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, तब तक आप उसे खालिस्तान न माने। तो यहाँ कोई खालिस्तान नहीं है, कहीं गलती से आप मंजूषा से कोई शब्द यहाँ भर देंगे तो गलत हो जाएगा। एक ये गलत हो जाएगा, एक जिसके स्थान से चला गया वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसी आधार पर आपको भरना है। माननीय पितृवर्या, आप विद्यालय के शैक्षिक भ्रमण के लिए भुवनेश्वर जाने के लिए पिता से अनुमति और धनराशि इन दोनों के लिए पत्र लिख रहे हैं। माननीय पितृवर्या सादरम प्रणमामि, जब हम अपने बड़े को लिखते हैं तो हमेशा प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मम प्रथम सत्रिया, पहले में हो जाएगा प्रथम सत्रिया परीक्षा समाप्ता, मम विद्यालयस्य अध्यापिकाः शैक्षिक भ्रमणाय, दूसरे में हो जाएगा भ्रमणाय नेष्यन्ति एतदर्थम 500 रूप्यकाणि, तीसरे में हो जाएगा रूप्यकाणि, क्योंकि 500 रुपए की बात हो रही है। दातव्यानि यदि भवतः अनुमति, अनुमति ये हो जाएगा नंबर 4 में, अनुमति ही स्यात् तर्हि अहम अपि गच्छेयम, अतः अब एक ही बच गया, कृपया उपर्युक्तां राशिं प्रेषयित्वा माम अनुगृहीतां कुर्यु। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी खालिस्तान का उत्तर नहीं पता है, मान लीजिए आप 2 नंबर में भरना चाह रहे हैं और पता नहीं है कि इसमें क्या आएगा, ठीक से सीधे सीधे आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ कोई गलत शब्द न भरें, क्योंकि यहाँ एक गलत करेंगे तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। यहाँ गलत न भरें, इसको छोड़ दें, अगले को देखें। हो सकता है तीसरे का आपको पता हो, चौथे का आपको आइडिया लग गया हो, 5वें का आइडिया लग गया हो, तो जो एक बच जाएगा वो अपने आप दूसरे में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखें, जब भी ऐसी स्थिति हो तो उसको छोड़ के आगे पे चले जाएं और गलत न भरें। अगला एक अभ्यास करते हैं चित्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति का। तो आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसके आधार पर आपसे कुछ खालिस्तान दिए जाएंगे, मंजूषा दी जाएगी, उसमें कुछ शब्द होंगे, उसी आधार पर आपको उनको भरना है। इदम वर्ष्या खालिस्तान दृश्यम अस्ति, तो पहले में आएगा ऋतोः। ये ध्यान रखना कि लगभग ये फाइनल है कि जो पहला प्रश्न होगा वो उस चित्र पर ही आधारित होगा कि ये चित्र कैसा है। जैसे इसमें कहा है वर्षा ऋतु का है, आपको कोई उद्यान का मिल सकता है, आपको किसी विद्यालय का मिल सकता है, ऐसे किसी भी इस प्रकार का कोई चित्र हो। जैसे मान लो एक राजमार्ग का चित्र है, राजमार्ग का चित्र हो तो वो भी मिल सकता है, किसी वृक्ष का चित्र दे दिया, किसी बगीचे का, कोई भी। तो आपको ये देख लेना है कि वो चित्र किसका है। ठीक है, पहला प्रश्न लगभग ऐसा ही मिलेगा इसमें। तो जैसे ये वर्षा ऋतु का है, आप देख रहे हैं बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ बच्चे हैं, 2 बच्चे जो छाता लिए हुए हैं, 2 बच्चे हैं जो देखो कागज की नौका, ये मैंने सर्कल किया है, कागज की नौका को पानी के अंदर तैरा रहे हैं। चलो, इदम वर्षा ऋतोः, पहले में आ जाएगा ऋतोः, गगनम खालिस्तान
मेघाच्छन्नम, दूसरे में आ जाएगा मेघाच्छन्नम गगनम शोभते। बालिका शिरसी आतपत्रम, तीसरे में आप लगाएंगे आतपत्रम अर्थात छतरी। द्वौ बालकौ जले करगद नौकाम तारयतः, चौथे में आ जाएगा करगद नौका। अगला देखो, अब एक अभ्यास करते हैं अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति का। आपको एक श्लोक दिया जाएगा, उसके आधार पर उसका अन्वय दिया जाएगा, एक मंजूषा दी जाएगी, उसके अंदर 4 शब्द दिए जाएंगे, वो खाली स्थान में आपको भरने हैं। यह जो प्रश्न है वो अथवा में आएगा, सूक्तियों के अथवा में आएगा। या तो आप 2 सूक्ति कर सकते हैं या फिर आप अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हैं। तो सूक्तियों में आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा और अन्वय आधारित ये आसान होता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति करें सूक्तियों की बजाय। करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। अब आपको ये सरल कैसे करना है उसको समझना है। तो पहले एक एक लाइन का ध्यान रखें। अब एक लाइन है यहां तक, ठीक है, तो इसी को पहले अन्वय में देखें, ये जहां तक खत्म हो रही है। सेवितव्यो, अब देखो फल छाया समन्वित, पहली लाइन में आप ढूंढ ले फल छाया समन्वित, मिल गया। उसके बाद सेवितव्य, सेवितव्य यहां मिल गया। एक ही शब्द बचता है पहली लाइन में महावृक्ष। तो जो जिसके नजदीक है और जहां से जो गायब है उसी को यहाँ पर आपको रखना है, लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, पहले में हो जाएगा महावृक्ष। अब आगे देखो दूसरी जो लाइन है, यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। तो यदि है यहाँ, नास्ति है यहाँ, ये दोनों है यहाँ, और के निवार्यते यहाँ है, के निवार्यते यहाँ। अब 3 शब्द हैं, दैवात फलम और छाया, और यही हमें मंजूषा में मिल रहे हैं। तो जो जिसके ज्यादा नजदीक है उसी को आप उसके नजदीक रख देंगे। जैसे फलम नास्ति, ये दोनों इकट्ठे हैं तो फलम यहाँ आ जाएगा तीसरे में, ठीक है। और दैवात यदि, ये दोनों इकट्ठे हैं तो यहाँ आ जाएगा दैवात, ठीक है। तो दूसरे में आ जाएगा दैवात और तीसरे में आ जाएगा फलम, और चौथे में छाया के निवार्यते, छाया अपने आप बच गया, चौथे में आ गया छाया। तो ठीक है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए आप। आगे देखो, अब हम अभ्यास कर रहे हैं रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण। केवलम प्रश्न त्रयम, ऐसा आपको पेपर में कहा जाएगा। 4 आपको दिए जाएंगे और 3 आपको करने होंगे। 2 आपको ऑप्शन में यहाँ दिए जाएंगे, उनमें से एक करना होगा। तो पहले इस अभ्यास की स्लाइड में मैंने 4 डाल दिए हैं, ऑप्शन भी डाल दिए हैं, लेकिन इससे आगे आपको ऑप्शन में नहीं दूंगा, हम सीधे उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। पुत्रम, यहाँ इसको अंडरलाइन किया गया है, तो पुत्रम में प्रश्न निर्माण होगा कम। आप इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने सभी पाठों से प्रश्न निर्माण के प्रश्न इसमें रखे हैं, तो इन्हीं में से पेपर में आएगा। चौरस्य पाध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, चौरस्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्य। बंकिम चंद्र, क्या है, बंकिम चंद्र कह। भार वेदनया, तो भार वेदनया का हो जाएगा कया। प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, पत्र आधारित हो या चित्र आधारित हो या पठित गद्यांश है, या फिर और प्रश्न निर्माण की भी वीडियो चैनल पर पहले से डाल दी गई है। विस्तार से आप उसको वहां समझ सकते हैं। यहाँ अगर हम इसको विस्तार से करेंगे तो कई घंटों की हो जाएगी, इसलिए यहाँ हम केवल उत्तर बताएंगे कि भाई उत्तर इसका क्या होगा, उसका अभ्यास आपको करना है बस केवल। आगे देखो, मालाकारः तो यही है, यहाँ हो जाएगा कई है, क्या उत्तर हो जाएगा कई। रसाल मुकुलानी, इसका हो जाएगा कानी। पतंगाः, इसका हो जाएगा के। जलदः, प्रथमा एक वचन कह। चातकः वने वसति, वने वसति, तो वने
सप्तमी का प्रयोग है और स्थान की बात है, स्थिति की बात है, तो हो जाएगा कुत्र। वसुधाम, अब ये स्त्रीलिंग शब्द है वसुधा, द्वितीय एक वचन, तो इसका हो जाएगा काम। कैसे लिखेंगे? काम लिखकर पूर्ण विराम लिखेंगे। आगे देखो, ध्वंसावशेषेषु, तो इसका हो जाएगा केशु। वैज्ञानिकाः, तो कह कऊ के, बहुवचन का है तो आएगा के। आकाशे, यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग है और स्थान की स्थिति की बात है, तो हो जाएगा कुत्र। एतादृशी, तो इसके लिए क्या होगा? कीदृशी, की दृशी। ठीक है। भूकंप कारणम, भूकंप कारणम का क्या होगा? किम, पूर्ण विराम। आगे देखो, विद्वांसः, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, बहुवचन का प्रयोग है तो क्या होगा? के। सुताय, चतुर्थी एक वचन है तो क्या होगा? कस्मै। तत्वार्थस्य, कस्य, क्या हो जाएगा? षष्ठी एक वचन है तो कस्य। लोके, सप्तमी का प्रयोग है, स्थिति की बात है तो कुत्र। अगला, परेशान, इसका हो जाएगा केशाम। कैसे लिखते हैं केशाम? केशाम, पूर्ण विराम। उसके बाद विमूढ़धीः, पुल्लिंग है, एक वचन है तो प्रश्न निर्माण बनेगा कह। अगला देखो, पुत्रम, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है, द्वितीय एक वचन, कम। तस्मई, चतुर्थी तो हो जाएगा कस्मई। उसके बाद चोरस्य, कस्य, षष्ठी एक वचन, कस्य। बंकिम चंद्रः, कह, दोबारा आ गया शायद ये। भार वेदनया, क्या हो जाएगा? कया। चत्वरे स्थापितवन्तौ, स्थिति की बात है, जगह की बात है तो क्या हो जाएगा? कुत्र, सप्तमी का प्रयोग। आगे देखो, स्वरक्षायाम, तो स्वरक्षायाम कश्याम, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एक वचन, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन कश्याम। सुंडे न, क्या होगा? के न। वनराज पदाय, तो चतुर्थी एक वचन, क्या बनेगा? कस्मई। ठीक है। प्रकृतेः, षष्ठी एक वचन, स्त्रीलिंग का तो कस्याः, कस्याः। प्रकृति मातरम, अब क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्रकृति माता, मातृ शब्द से मातरम बनता है तो हो जाएगा काम। कम नहीं, काम। आगे देखो, कृच्छ्रेण, तो तृतीया एक वचन है तो के हो जाएगा केन। सुराधिपः, एक वचन, प्रथमा तो होगा कह। अन्येभ्यो हो, तो क्या हो जाएगा? केभ्यो हो। दरअसल ये शब्द क्या है? केभ्यः, लेकिन संधि होकर हो गया केभ्यो। धेनु नाम, तो क्या हो जाएगा? केशाम। सहस्राधिकेशु, अब ये संख्या की बात है, सहस्र से भी अधिक। ठीक है। तो संख्या की जहां बात होती है तो कियत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ गाइड ऐसी हैं जिनमें ये मिसप्रिंटिंग दी हुई है, गलत दिया हुआ है, केसु वहां दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आएगा क्या? सही क्या होगा? कियत्सु, कियत्सु पुत्रेशु। ठीक है। संख्या की जब बात हो तो कियत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजसिंह, यहाँ क्या हो जाएगा? कह। चपेटया, तृतीय एक वचन, स्त्रीलिंग, कया। व्याघ्रम, पुल्लिंग, द्वितीय एक वचन, कम। मानुषात, ठीक है, क्या हो जाएगा? कस्मात। पंचमी एक वचन, विभेसी, डरने के अर्थ में। देखो ये जब एक प्रश्न ऐसे भी आता है, उपपद विभक्ति आधारित रिक्त स्थान पूर्ति करें,
तो उपपद विभक्ति के उसमें जब डरने के अर्थ में जो धातु होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। मय्यम तो कस्मई, चतुर्थी एक वचन में कस्मई। आगे देखो, कज्जल मलिनम कीदृशम, कैसा, ठीक है। पक्षिणाम, इसका हो जाएगा केशाम। अगर आपको भी आते हैं तो मेरे लिखने से पहले आपको साथ साथ बोलना है, अभ्यास साथ साथ करना है। लता तरु गुलमाह, क्या हो जाएगा, के। महानगरेशु केशु, नहीं नहीं नहीं, देखो केशु यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, केशु नहीं होगा यहाँ। महानगर की बात है, स्थिति की बात है, तो कुत्र यहाँ आएगा, कुत्र, ये ध्यान रखना, आप गलती मत करना। प्रकृत्याह, प्रकृति शब्द से षष्ठी एकवचन कस्याह, ठीक है। आगे देखो, अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, ऐसे आपको पेपर में आएगा एक प्रश्न, 2 प्रश्न आपको करने होंगे, 3 आपको दिए जाएंगे और ऑप्शन में भी आपको ये दिए जाएंगे, उनमें से एक को आपको करना होता है। तो अव्यय पद, पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, एव मतलब ही, च माने और, इनका अर्थ आप समझ लेंगे तो गलती नहीं करेंगे। रिक्त स्थान है सत्यम वद, कदा का अर्थ होता है कब, कब सत्य बोलो, ये जुड़ा नहीं, तो क्या जुड़ेगा, सदा, हमेशा, हमेशा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। कदापि कभी भी, सदा हमेशा, ये हमने अभी जाना है। अनृतम न वदेत, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो सदा झूठ नहीं बोलनी चाहिए या कदापि कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा कदापि, कदापि अनृतम न वदेत। अगले देखो, भृशम यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि, ये सभी हैं। भृशम होता है अत्यधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा सदा सदैव, और बहि बाहर। अब देखते हैं, इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, भृशम मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक। रिक्त स्थान है जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, दूसरे में आ जाएगा अत्र। तीसरा देखें, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि, तीसरे में आएगा अपि, अपि लाभदायकम भवति। चौथे में पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना, तो ये एव आ जाएगा चौथे में। खालिस्तान समयस्य सदुपयोगः करणीयः, इसमें आ जाएगा सदा, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। भूकंपित समय, भूकंप के समय में बहिर्गमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित होता है, बहि आ जाएगा। और अंतिम ये है इसमें स्लाइड में, तो ये आ जाएगा यत्र हरितिमा, जहां हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहां शुद्ध पर्यावरण है। तो यत्र और तत्र का एक जोड़ा सा बनता है, यत्र आएगा, दूसरी जगह पे खालिस्तान होगा तो दूसरी जगह पे तत्र ही आएगा। आगे देखो, इदानीं वायुमंडलम, क्या आएगा, भृशम। यत्र हरितिमा, यत्र यहाँ आ गया है, आगे क्या आएगा, तत्र। अस्मिन प्रदूषणे एव, एव माने ही, श्वास रोगा जायन्ते, श्वास रोग हो जाते हैं। न माने नहीं, न नहीं आएगा, एव आएगा। अपि कुशली भवान, अपि का प्रयोग जब वाक्य से पहले किया जाता है, वैसे तो अपि का अर्थ होता है भी, अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन अगर वाक्य में सबसे पहले अपि का प्रयोग हो तो इसका अर्थ होता है क्या, ठीक है, ये आप याद रखना। क्या आप कुशल हैं। आगे, बालकम माताड़े, माँ का मतलब नहीं, मनाही के अर्थ में। व्यायामः सर्वदा पथ्य, हालांकि ये पाठ अभी सिलेबस में नहीं है, व्यायाम सर्वदा पथ्य, लेकिन ये हम पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम केवल अभ्यास कर रहे हैं अव्यय आधारित, अव्यय भरने का, ठीक है।
आगे देखो, प्राणेभ्य अपि, ये भी पार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें केवल अभ्यास करना है अव्यय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति का। बुद्धिर बलवती सदा, ये पाठ का ही नाम है, तो आप पाठ से ही आप इसको समझ जाएंगे। खालिस्तान कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, और उपद विभक्ति में भी इसका प्रयोग होगा कि अलम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा राजा, अभी देखो वहां था यत्र और तत्र का जोड़ा, यहाँ अब यथा और तथा का जोड़ा है। ठीक है, अगर एक साइड में यथा पहले से आया हुआ है तो दूसरी जगह पे खालिस्तान में तथा आएगा। अगर कदा की बात हो तो यदा आएगा, वहां यदा का और कदा का जोड़ा बनेगा। ठीक है, यदा और कदा का जोड़ा बनेगा। त्वम कुत्र गच्छसि, अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देख रहे हो आप, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए प्रश्नवाचक ही अव्यय का प्रयोग यहाँ होगा। राकेशः सुरेशः पठतः, धिक, धिक का मतलब होता है धिक्कार, और यहाँ पे है राकेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो च का अर्थ होता है और, आ जाएगा च। अब आप देखें, अब हम बात कर रहे हैं उपपद विभक्ति की। ये प्रश्न एक आएगा जो 3 नंबर का रहेगा, और आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 आपको करने होंगे। ठीक है, पिता खालिस्तान कुप्यति, तो आप ये ध्यान रखना, क्रुद्ध धातु हो, क्रुद्ध, ठीक है, द्रूह धातु हो, द्रूह, कुप धातु हो, या ईर्ष्य धातु हो, ईर्ष्य। ठीक है, इन सभी धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या इनके अर्थ वाली कोई धातु हो तब भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, पुत्राय, पिता पुत्राय कुप्यति। माता खालिस्तान सह गच्छति, तो सह जो है इसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति हो जाएगा पुत्रेण। याद रखना, सह साकम समम सार्धम, इन सब के योग में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। आगे विना, अब देखो विना के योग में, बेटा ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। सह के योग में तृतीय आती है, सह साकम समम सार्धम, स स स स सभी में आ रहा है। अब विना के योग में दूसरी यानी कि द्वितीया, तृतीया और पंचमी, तीनों में से कोई भी विभक्ति आ सकती है। तो अब आप यहाँ देखिए, जलस्य षष्ठी का प्रयोग है और जलम द्वितीय का प्रयोग है, तो द्वितीय विभक्ति इसमें आ जाएगी जलम, जलम विना न जीवनम। अगला देखो, स अक्षणा काण, अच्छा यहाँ नेत्र शब्द है, अगर अक्षी शब्द होता ना, अक्षी शब्द, तो अक्षणा बनता। ठीक है, हो सकता है पेपर में आपको अक्षणा दे दिया जाए, तो अक्षी शब्द से अक्षणा बनता है और नेत्र शब्द से बनेगा नेत्रेण। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई विकार वाला अंग सूचक शब्द हो तो उसमें तृतीय विभक्ति आती है, बस वचन का ध्यान रखना, क्योंकि वचन का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ देखो नेत्रेण काण हमने कहा, और नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि नेत्राभ्याम अगर कहेंगे तो वंधा ही हो जाएगा, काना थोड़े रहेगा, काना तो एक आंख से होता है, इसलिए वचन का ध्यान रखना, एक वचन। नेत्रेण स नेत्रेण काणः, अक्षणः काणः, ये भी हो सकता है। पादेन खंज, पैर से, या कर्णाभ्याम बधिर, दोनों कानों से वो बहरा है, बहरा दोनों ही कानों से होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी हो जिसमें अंग सूचक कोई शब्द हो, विकार वाला अंग सूचक शब्द हो, तो उसमें तृतीय विभक्ति आती है। परितः, अब परितः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। ग्रामम, ये अलग अलग शब्द है, अभितः शब्द है, अभितः, परितः यहाँ दिया ही हुआ है। उभयतः शब्द है, दोनों ओर। सर्वतः शब्द है, एक समया शब्द है, एक निक्सा शब्द है, तो इन सब के योग में, और एक धिक शब्द भी है, धिक, प्रति, ये भी है, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखो, सह खालिस्तान बही
आगच्छत, निष्क्रम में बही आगच्छत। तो बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहात बही, याद रखना, बही के योग में पंचमी विभक्ति। गृहस्थ आश्रयम प्रायच्छत, यच्छत, यच्छ मतलब देना, दा धातु का जहां प्रयोग होगा या देने के अर्थ में जितनी भी धातुएं होंगी उन सब के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और हो जाएगा अतिथये। क्या हो जाएगा? अतिथये। आगे तौ प्रति प्रस्थितौ, अभी मैंने बताया था प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति। न्यायाधिकरणम, न्यायाधिकरणे नहीं, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। अब आया विना, विना के योग में अभी बताया था द्वितीया, तृतीया या पंचमी कोई भी हो सकती है। तो यहाँ जल से षष्ठी का प्रयोग है, जलम द्वितीय का प्रयोग है, तो जलम विना जीवनम न संभवति, ये हो जाएगा। तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी शब्द हैं नमः के साथ, नमः तो यहाँ है ही। दूसरा शब्द है स्वस्ति, अगला शब्द है स्वाहा, से अगला शब्द है स्वधा, ठीक है। उससे आगे है वसट, यहाँ लिख देता हूं वसट। अगर ये शब्द कहीं भी हो तो इन शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक अलम शब्द भी है जिसकी योग में मैंने अभी बताया था कि तृतीय विभक्ति आती है, अलम कोलाहले ने ये शब्द आया था अभी। लेकिन अगर पर्याप्त के अर्थ में हो, मनाही के अर्थ में तो तृतीय ही आएगी, पर्याप्त के अर्थ में अगर अलम का प्रयोग किया गया हो तो फिर वहां चतुर्थी आती है। लेकिन उसके प्रयोग ज्यादा नहीं मिलते हैं, 10वीं की कक्षा में हो सकता है ये ना पूछा जाए, इसलिए अलम के योग में आप तृतीय ही याद रखें। अगला देखें नृपः प्रति, अब प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, नगरम हो जाएगा। सह कटु अस्ति, अब ये ध्यान रखने देने की बात है, स्वभाव का और प्रकृति का, ऐसे जो शब्द हैं स्वभाव और प्रकृति वाले उनमें हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ स्वभाव शब्द है, स्वभाव, तो स्वभावेन, वह स्वभाव से कटु है। स प्रकृत्या मधुर अस्ति, मान लो प्रकृति शब्द हो, यहाँ स्वभाव शब्द से विभक्ति लगानी है, और अगर प्रकृति शब्द हो तो प्रकृत्या ऐसे बनता है, स प्रकृत्या चारुः ये हो सकता है, स प्रकृत्या मधुरः ये भी हो सकता है। स्वस्ति अभी बताया था, नमः स्वस्ति इनके योग में चतुर्थी नृपाय। सह निपुण अस्ति, तुलना बोधक जो शब्द हैं उनके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? रामात्, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। साधु रामः, अब साधु और असाधु शब्द हों तो उनके योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? मातरी, कि राम माता से अच्छा व्यवहार करता है, साधुता का व्यवहार करता है, ये इसका अर्थ बनता है। आगे पत्राणि पतंती, अब ये अलगाव का भाव है, तो यहाँ अपादाने पंचमी, वृक्षात् पत्राणि पतंती और पंचमी विभक्ति। उभयत बताया था, उभयत परितः, समया, निक्षा, परितः इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, हो जाएगा मार्गम। स स्पृहयति, स्प्रिय, स्प्रिय धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बन जाएगा धनाय। माता स्निह्यति, स्नेह धातु के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा पुत्रे स्निह्यति। पुत्राय नहीं लगाना है, ध्यान रखना, स्नेह और स्प्रिय में कंफ्यूजन नहीं करना है। स्प्रिय में चतुर्थी आती है और स्नेह धातु में सप्तमी का प्रयोग होता है। ऋते क्व यसः, अब देखो जो ऋते शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ज्ञानात ऋते, ज्ञान के बिना, क्व यस, यस कहाँ है, और ऋते का अर्थ होता है बिना, ज्ञान के बिना, ठीक है, तो यहां आ जाएगी पंचमी। आगे देखो पिता क्रुध्यति, अभी बताया था क्रुद्ध धातु है तो पुत्राय, चतुर्थी विभक्ति आएगी। क्रोधित होने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी। सह, सह के योग में तृतीया, अभी आपको याद हो गया होगा,
लेकिन मात्रेण नहीं आएगा यहाँ। मातृ शब्द से मात्रा बनता है, मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में मात्रा बनता है, मात्रा इसका सही उत्तर होगा। बहि, नगरात बहि, पंचमी, बहि के योग में पंचमी। अगला साधु खालिस्तान तापसः प्रतीयते, कि यह साधु जटा भी तपस्वी, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति। तब किम प्रयोजनम, तो इसके लिए क्या होगा, किम कार्यम, किम प्रयोजनम, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, अब है पर्याय पद, हमें पर्याय पद लिखने, ठीक है। तो सलीलम, सलीलम का पर्याय पद हो जाएगा जलम, लिख देता हूं, चलो। सलीलम का पर्याय पद जलम, आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, कांतारम, और शरीरम का तनोह, विसर्ग आएंगे ध्यान रखना। कुटिलम का वक्रम, पाषाणम का प्रस्तरम। आगे वनम, वनम का क्या होगा, काननम, श्रीगालः जम्बुकः, जम्बुकः। शीघ्रम का हो जाएगा सत्वरम। पत्नी, पत्नी का होगा भार्या। गच्छसि का यासी, ठीक है। आगे हिमकरः, हिमकरः का क्या होगा, शशि, चंद्रमा, या फिर निशाकरः, दोनों ही होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, निशाकरः। संप्रति का इदानीम, स्क्रीन पर राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अधुना, दोनों ही होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। समुदाचार का क्या होगा, शिष्टाचार, शिष्टाचार, या फिर सदाचार, सदाचार। पशुपति, पशुपति का क्या होगा, शिवः, भगवान शंकर को पशुपति कहते हैं, पशुपतिनाथ। और चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर, ठीक है, शेखरः। तनयः, तनय क्या होता है, पुत्र, तो इसका एक तो हो जाएगा पुत्रः और दूसरा हो जाएगा सुतः। सहस्त्रदधीति, किन्हें कहते हैं, भगवान सूर्य को, सूर्य और भानु विसर्ग, ठीक है, ये इसके पर्याय पद होंगे। आगे कृच्छ्रेण, इसका होगा काठिन्येन, काठिन्येन, तृतीया में है तो तृतीया में ही आप लिखेंगे। चक्षुभ्याम, तो हो जाएगा नेत्राभ्याम, जिस विभक्ति वचन में है उसी विभक्ति वचन में आपको लिखना है। कई बार ऑप्शन में दूसरे वचन विभक्ति के दे देते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है, आप अक्सर गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखना, जिस विभक्ति में आपसे पूछा गया, जिस वचन में आपसे पूछा गया, उसी विभक्ति और वचन में आपको उत्तर देना। जवेन, द्रुत गत्या, द्रुत गत्या, तेज गति से। इंद्र क्या होगा, वासवः, शक्रः भी होता है, इंद्र का शक्रः भी एक अर्थ होता है, शक्रः भी लिख सकते हैं आप, शक्रः, ये ठीक है। आगे पुत्राः, तो पुत्र का सुतः होता है, लेकिन पुत्राः है तो सुताः बहुवचन में। शीघ्रम, अचिरम, चिरम होता है ज्यादा समय में, अचिरम शीघ्रता से। बलिवर्दः, इसका क्या होगा, वृषभः, ठीक है। और देखो पर्याकुलम क्या होगा, व्याकुलम। विशीर्णाः क्या बनेगा, नष्टाः।
उद्गिरन्तः क्या बनेगा? प्रकटयन्तः। ठीक है, आगे देखो, विदार्य संत्रोटय क्या बनेगा? संत्रोट्य, त्रोटे नहीं त्रोट्य। प्रकुपिताम हो जाएगा क्रोधयुक्ताम। अब हम देखते हैं विलोम पद। जितने भी पाठों में विलोम पद दिए गए हैं उनको अब हम सरल करते हैं, समझते हैं। प्रसीदति प्रसन्न होना, ठीक है, तो हो जाएगा अवसीदति। मूर्ख इसका हो जाएगा, मूर्ख का मतलब जिसे कुछ भी ना आता हो, अर्थ हो जाएगा इसका विपरीत अर्थ पंडिता। ये कोई जाति विशेष नहीं, मतलब विद्वान। बलि निर्बल, बलि का क्या होगा? निर्बल। सुलभ, सुलभ जो चीज है उसका हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, आगे संपत्तऊ इसका क्या होगा? विपत्तऊ, डबल तय औ की मात्रा। अस्ते इसका हो जाएगा उदयी। निरर्थकम हो जाएगा सार्थकम का। निरर्थकम लिखना देखें कैसे लिखा जाएगा, निरर्थकम। आगे पक्वः यानी कि पका हुआ, तो अपक्वः। ठीक है, विमूढ़धी मंदधी, मंद धी, धी होता है बुद्धि, मंद बुद्धि। कातरः अकातरः, कातर होता है डरपोक, इसका क्या हो जाएगा? अकातरः। कृतज्ञता इसका बनेगा कृतज्ञता, घनता, कृतज्ञता। आलस्यम का मतलब जो आलसी हो, तो इसका हो जाएगा उद्योग, उद्योग, तो परिश्रमी होगा, मेहनती होगा। परुषा हो जाएगा कठोरा, परुषा कठोरा। आगे देखो, संपन्नम विपन्नम। ध्वस्त भवनेशु, ध्वस्त भवन तो नवनिर्मित भवन, इसका उल्टा हो जाएगा, बनेगा क्या? नव निर्मित। आगे भवनेशु। निसरंती भी का क्या बनेगा? प्रविशंति भी। ये संति में जो ई है वो दीर्घ आएगी, क्योंकि ये सत्री प्रत्यांत रूप है। ठीक है, छोटी ई नहीं लगानी, बड़ी ई आएगी। निर्माय विनाश्य, निर्माय का हो जाएगा विनाश्य। और क्षणेनायु सुचिरेनायु क्या बनेगा? सुचिरेनायु। अब प्रकृति प्रत्यय देखते हैं कि भाई कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा तो आपसे हो सकता है प्रत्यय पूछ लिया जाए कि इसमें प्रत्यय क्या है, या आपसे हो सकता है सीधा प्रकृति प्रत्यय भी पूछ लिया जाए। प्रकृति प्रत्यय में आपको क्या करना होगा? अगर उसमें उपसर्ग है तो आप उपसर्ग लिखेंगे पहले, उसके बाद आप धातु का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप प्रत्यय का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण भी दिया है, जातम में जन धातु और कृत प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ये समझ जाएंगे। प्र उपसर्ग क्री धातु और तिन जब प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? तो बन जाता है प्रकृति ही। विसर्ग आएंगे। नी उपसर्ग श्री धातु क्त प्रत्यय लगने से बनता है निश्रित, निश्रित। और जब टाप प्रत्यय लग जाता है तो आ भी लग जाता है। टाप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां आ लास्ट में होगा तो टाप प्रत्यय का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो बन गया निश्रिता। दूषितम
में आपसे धातु पूछी है, प्रत्यय दे ही दिया गया है, तो धातु है इसमें दूस। करणीयम में धातु और प्रत्यय आपसे पूछ लिया, तो धातु और प्रत्यय यहाँ क्या है, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, क्री धातु अनियर प्रत्यय। भक्षम में धातु आपसे पूछी है, प्रत्यय आपको दे दिया है, यत है, तो धातु है यहाँ भक्ष। रमणीया, तो रमणीया में क्या है, रम धातु है, दे दी गई है, अनियर प्रत्यय है, अनियर बन जाएगा रमणीय, और है यहाँ रमणीया, तो इसके अंदर टाप प्रत्यय और भी है, इसका मतलब ये हुआ। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वर्णीय कैसे बना है, तो यहाँ है धातु व्री, प्रत्यय अनियर और फिर टाप प्रत्यय, ठीक है। पिष्टा कैसे बना है, तो पिस धातु दे दी गई है और प्रत्यय है यहाँ कत, पिस धातु कत प्रत्यय लगने से पिष्टा शब्द बनता है। आगे और अभ्यास करते हैं। चलित, ये सारे के सारे कत प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। तो चलित प्रत्यय तो क्लियर हो ही गया कि यहाँ इन सभी के अंदर कत प्रत्यय। तो चलित में धातु है चल, नष्ट में धातु है नस, आवेदित में आ उपसर्ग है, विद धातु है, ठीक है, कत प्रत्यय तो है ही। दृष्ट में दृश धातु है, प्रत्यय कत है। गत में गम धातु है, हतः में हन धातु है, पठित में पठ धातु है, और लब्ध में लभ धातु है। लभ धातु से जब कत प्रत्यय लगता है तो लब्ध बनता है। आगे युज धातु से जब कत प्रत्यय लगता है तो युक्तम बनता है, ठीक है। भाजनम, यहाँ है धातु भाज और प्रत्यय है ल्युट। याद रखना ल्युट धातु, ल्युट प्रत्यय का, धातु नहीं, ल्युट प्रत्यय का अनम शेष बचता है। लास्ट में जहां अनम आया हुआ हो, जैसे भोजनम में जय में ए और न और आधा में अनम हो, तो हो सकता है वहां ल्युट प्रत्यय हो, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। शालीनता, शालीन शब्द से प्रत्यय है तल, तल प्रत्यय का ता शेष बचता है, ठीक है, तल प्रत्यय का ता शेष बचता है। लालनीय, लालनीय जो बना है वो लाल शब्द से अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर, ठीक है, तब बन जाता है लालनीय। छदत्वम कैसे बनेगा, छद धातु है और त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय का त्वम शेष बचता है, यानी कि त्व प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, ये याद रखें। सन्निहित, तो सम उपसर्ग है, यहाँ नी भी उपसर्ग है, सम उपसर्ग नी उपसर्ग, और धातु है धा और प्रत्यय है कत, बन जाएगा सन्निहित। सम्माननीय, ये कैसे बना है, तो सम्माननीय बना है, सम उपसर्ग है, धातु है यहाँ मन, प्रत्यय लगा अनियर, बन गया सम्माननीय, और यहाँ है सम्माननीया, तो टाप प्रत्यय और लग गया, बन गया सम्माननीय। और देखो कुर्वन, कुर्वन कैसे बना है, कुर्वन बना है क्री धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। क्षत्रि प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसे बने जो रूप होते हैं तीनों में ही चलते हैं। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, और नपुंसकलिंग में अत शेष बचता है। जैसे इसी में अगर हम बात करें, क्री धातु से पुल्लिंग में बन गया कुर्वन, स्त्रीलिंग में बनाना होता तो कुर्वंती, और नपुंसकलिंग में बनाना होता तो कुर्वत, ऐसे रूप बनते। दृष्टवा, दृश्य धातु है और प्रत्यय आप पहचान ही गए हैं, कत्वा प्रत्यय है, त्वा जहां लास्ट में बचता है वो कत्वा प्रत्यय होता है। जानन, ज्ञा धातु है और प्रत्यय क्षत्रि। वोढुम धातु, वह
प्रत्यय तुमुन। उसके बाद विशिष्य वी उपसर्ग है यहाँ, शेष धातु है यहाँ, और लेप प्रत्यय है। आप जानते हैं लेप प्रत्यय तभी आता है जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो। अगर धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो इसी अर्थ में फिर कत्वा प्रत्यय लगता है। नीत्वा यहाँ आ गया, नी धातु है, अभी याद किया था कत्वा को, कत्वा प्रत्यय का उदाहरण आ गया, निधन कत्वा। श्रुत्वा श्रु धातु है यहाँ और प्रत्यय है कत्वा। तो त्वा 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 जहां भी शेष में हो, लास्ट में हो, तो वहां कत्वा प्रत्यय। यह शेष हो तो लेप प्रत्यय, लेकिन लेप प्रत्यय का ये ध्यान रखना धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग भी होगा। और अन अंति अत हो तो क्षत्रिय प्रत्यय, और तुम अगर शेष हो लास्ट में तो तुमुन प्रत्यय। आगे देखो, क्रुद्ध धन कत क्या बनेगा? क्रुद्ध। कैसे लिखा जाएगा? क्रुद्ध। ठीक है। आकृष्य यहाँ है आ उपसर्ग, कृष धातु है और लेप प्रत्यय। अभी बताया था लेप प्रत्यय तभी आएगा जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो। तो यहाँ उपसर्ग क्या है? आ उपसर्ग है। सत्य प्रियता, तो सत्य प्रिय शब्द से तल प्रत्यय लगता है, तल प्रत्यय का ता से बचता है तो सत्य प्रियता बन जाएगा। पराक्रमी, तो पराक्रम शब्द से इन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? इन। आगे है कूर्द धन कत्वा। अब की बार आपको दे दिया है कि कत्वा प्रत्यय धातु है कूर्द, आप बनाए, इनसे बनेगा क्या? तो बनेगा कूर्दित्वा। कूर्दित्वा। श्रृणमन धातु है यहाँ श्रु और प्रत्यय है यहाँ क्षत्रि। श्रु धातु से जब क्षत्रि प्रत्यय लगता है तो बन जाता है श्रृणमन। और देखो परिश्रम में कैसे बना है? परि उपसर्ग है यहाँ, उपसर्ग क्या है? परि, और धातु है श्रम, और प्रत्यय लास्ट में यह है तो यप, लेप प्रत्यय। प्रस्थित कैसे बना है? प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और कतः प्रत्यय बन जाएगा प्रस्थित। उपार्जितवान उप उपसर्ग पूर्वक आर्ज धातु है और कतवतु प्रत्यय। ठीक है, कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय का पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत शेष बचता है। तीनों ही लिंगों में इससे बने शब्द के रूप चलते हैं। दापी तुम, अभी बताया था तुम जहां लास्ट में हो तो प्रत्यय कौन सा होगा? दा धातु है यहाँ, दापय प्रयोग बना और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। उसके बाद विहाय वी उपसर्ग है, हा धातु है और लेप प्रत्यय है। ठीक है। आगे प्रविष्ट प्र उपसर्ग है, विष धातु है और क्त प्रत्यय। पृष्ठवान कैसे बना है? पृष्ठ धातु से कतवतु प्रत्यय, कतवतु। आगे देखो द्रष्टुम, द्रष्टुम कैसे बना है? दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। आदाय कैसे बना है? आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है। आप देख पा रहे हैं ना, लेप जहां जहां आ रहा है वो धातु से पहले वहां उपसर्ग है। नियुक्त कैसे बना? नी युज और क्त बन गया नियुक्त। आदिष्टमान कैसे बना है? आ दिस और क्तवतु। निर्णय तुम कैसे बना? निर्णय से ये मुझे देखना पड़ेगा, शायद इसमें निर उपसर्ग इन धातु और प्रत्यय देख लीजिए आप इसमें ना, प्रत्यय है इसमें तुमुन। समागत्य सम और आ, सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, दो दो उपसर्ग है यहाँ। ठीक है। और उसके बाद लेप प्रत्यय आया है, बन गया समागत्य।
जब एक प्रश्न ऐसा भी आता है जिसमें आपको उपसर्ग छांटने होते हैं, तो उसकी भी तैयारी साथ के साथ चल रही है आपकी। अलग से भी मैं करवाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, वो भी साथ के साथ ध्यान में रखना चाहिए आपको। निसम्य वो कैसे बन रहा है, क्योंकि जहां जहां लेप प्रत्यय आया है वहां उपसर्ग जरूर आया है। निसम्य नी उपसर्ग शम धातु है और लेप प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखो। नीतवान नी धातु तयवतु प्रत्यय। क्रोशितुम क्रोश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। प्रोच्य प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु है और लेप प्रत्यय है। अपसार्य अप उपसर्ग पूर्वक श्री धातु है और लेप प्रत्यय है। शब्द है परिवर्तितवती। ये कैसे बना है, ये बना है परि उपसर्ग है, वृत धातु है और क्तवतु प्रत्यय है। और क्तवतु प्रत्यय के बाद स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ प्रत्यय है गीप। ठीक है, गीप। धृतवान कैसे बना है, ध्री धातु है और क्तवतु प्रत्यय। हसन कैसे बना है, अब आप देख रहे हैं ना, यह अन्न है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, हस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। विशीर्णा ये कैसे बना, वी उपसर्ग पूर्वक श्री धातु है, कतः प्रत्यय लगा, विशीर्ण बन गया। और स्त्रीलिंग बनाने के लिए बन गया, फिर टाप प्रत्यय भी लग गया, विशीर्णा बन गया। प्रचलंती ये कैसे बना, प्र उपसर्ग पूर्वक चल धातु क्षत्रिय प्रत्यय बन गया प्रचलन। लेकिन स्त्रीलिंग में है तो प्रचलंती। और कुछ कुछ जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें गीप प्रत्यय भी है। ठीक है, लेकिन गीप प्रचलंती में मैंने अभी बताया था कि स्त्रीलिंग में अंति शब्द बनता है। ठीक है, तो प्रचलंती केवल क्षत्रिय प्रत्यय का भी रूप बनता है। अतः ये कैसे बना है, हन धातु है और कृत प्रत्यय लगा है, बन जाएगा हतः। आगे देखो, अब आपको एक पाठ में ऐसे भी दिया है कि कुछ धातुएं आपको दी हैं और यहाँ प्रत्यय दिए हैं, आपको बनाना है अलग अलग। एक उदाहरण भी वहां दिया है, पठ धातु से जैसे कत्वा प्रत्यय लगा तो पठित्वा बन गया, कतवतु प्रत्यय लगा तो पठितवान बन गया, तव्यत प्रत्यय लगा तो पठितव्य बन गया, अनियर प्रत्यय लगा तो पठनीय बन गया। तो ऐसे ही गम धातु से कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, गत्वा। गम धातु से कतवतु प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, गतवान। गम धातु से तव्यत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, गंतव्य, विसर्ग आएंगे। और गम धातु से ही अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, गमनीय। ठीक है, लिख धातु से सभी प्रत्यय लगाओ, लिख से कत्वा लिखित्वा, लिख से क्तवतु क्या बनेगा, लिखित्वान लिखित्वान। लिख धातु से तव्यत प्रत्यय लेखितव्य लेखितव्य। और लिख धातु से ही जब अनियर प्रत्यय बनेगा लगेगा तो बनेगा लेखनीय। उसके बाद देखो क्री धातु, क्री से कत्वा लगेगा तो बनेगा कृत्वा, कतवतु प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कृतवान। ठीक है, वह है ये कृतवान। उसके बाद क्री धातु से ही अगर तव्यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कर्तव्य, विसर्ग कर्तव्य। और क्री धातु से ही अनियर प्रत्यय लगेगा तो बनेगा करणीय। आगे ग्रह धातु है और प्रत्यय लगाना है कत्वा तो क्या बनेगा, गृहीत्वा। और कतवतु प्रत्यय लगेगा तो गृहीतवान। तव्यत प्रत्यय लगेगा तो गृहीतव्य। और अनियर प्रत्यय लगेगा तो बनेगा
ग्रहणीय। ठीक है, आगे देखो, नी धातु है, नी से कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, नीत्वा। कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो नीतवान। तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो नेतव्यः। अनियर प्रत्यय में क्या बनेगा, नयनीयः। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे प्रकृति प्रत्यय सभी पाठों से। अब देखते हैं हम उपसर्ग पृथक करने वाला प्रश्न। ऐसा आपके पेपर में आएगा, निम्नलिखित पदेभ्यः उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। केवलम प्रश्न द्वयम, दो प्रश्न आपको करने, 2 नंबर का ये रहेगा, 3 या 4 आपको मिलेंगे वहां। ठीक है, अब आप देखो, प्रविशति में प्र उपसर्ग है, अनुगच्छति में अनु उपसर्ग, केवल आपको इतना लिखना है। सुभाषितम में सु उपसर्ग है। उपसर्ग कौन से होते हैं, जो किसी धातु या शब्द के आगे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं। तो आगे आगे वाला जो शब्द है, उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 उपसर्ग होते हैं, प्र प्रा अपसम अनु अव निस नीर ऐसे। तो ये शब्दों के या धातु के आगे आगे आपको मिल जाएंगे। सुगमा में सु उपसर्ग है, अनुसरती में अनु उपसर्ग है, विहसती में वी उपसर्ग है, अनुरूपम में अनु उपसर्ग है। केवल आपको इतना लिखना है, पूर्ण विराम लगा देना। और उदाहरण देखो, उपदिशति में, अब आप बताओ क्या है, उप है। अवगच्छति में क्या होगा, बोलो, अव है। सुपथ में सु है, अधिगच्छति में अधि है, प्रतिवदति में प्रति है, मेरे से पहले आप बोलना, विहसति में वी है, परित्याग में परी है। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आपका अभ्यास सही हो रहा है। अवनति में अव उपसर्ग है, सुवासय में सु उपसर्ग है, प्रतिवसति में प्रति उपसर्ग है, अनुकरोति में अनु उपसर्ग है, संगमनम में सम उपसर्ग है, प्रपश्यामी में प्र उपसर्ग है, और निर्मलम में निर उपसर्ग है, रे आधा आएगा। और उदाहरण देखो, दुर्वहम में दुर उपसर्ग है, संधावती में सम उपसर्ग है, वितरंती में वी उपसर्ग है, प्रबलम में प्र उपसर्ग है, दुर्भावय में दुर उपसर्ग है, दुर। संभवती में सम उपसर्ग है, और प्रवृत्तम में प्र उपसर्ग है। और देखो, दुर्दैवः में दुर उपसर्ग है, संभवय में सम उपसर्ग है, निर्बलम में निर उपसर्ग है, दुराचार में दुर उपसर्ग है, और परिवार में परि उपसर्ग है। ठीक है, तो ये अब हमने उदाहरण देखे हैं उपसर्गों के। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य, जो कि पेपर में आते हैं। विशेषण और विशेष्य आप जानते हैं, मैंने अपठित गद्यांश वाला जो प्रश्न था उसमें बताया है। तो उदात्त रम्य समुदाचार, तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है। जब भी एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब भी आपको समझ में ही ना आए कि उसमें विशेषण कौन सा है विशेष्य कौन सा है, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता को बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ध्यान में ना आए तो ये 90 से 95% ये ट्रिक काम करेगा कि जो पहले है, पहले मतलब ये बाद वाला हो गया, ये पहले वाला हुआ, तो पहले वाला जो शब्द, जो पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो विशेषण। ये ट्रिक तभी लगाना जब आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसमें उल्टा भी हो जाता है कई बार। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे उल्टा हो रखा है, एक उदाहरण मैंने रखा है उसका भी। और बाद वाला जो शब्द है वो विशेष्य। ठीक है, पहले आपको समझना है, समझकर उसका आंकलन करना है। नहीं आप कर पाए तो बाद वाले को विशेष्य लगा देना, पहले वाले को विशेषण लगा देना, खाली ना छोड़ के। अति दीर्घ प्रवास में अति दीर्घ विशेषण, प्रवास विशेष्य। समरूप कुटुंब वृत्तांत में समरूप विशेषण, कुटुंब वृत्तांत विशेष्य। हृदयग्राही में हृदयग्राही विशेषण, स्पर्श विशेष्य। कुमारयोः कुशलवयोः में कुमारयोः विशेषण, कुशलवयोः
विशेष्य। कश्चित् कृषक में कश्चित् विशेषण, कृषकः विशेष्य। दुर्बलम विशेषण, वृषभम विशेष्य। क्रुद्धः विशेषण, कृषिबलः विशेष्य। सहस्राधिकेषु विशेषण, पुत्रेषु विशेष्य। अभ्यधिका विशेषण, कृपा विशेष्य। विस्मितः विशेषण, आखंडलः विशेष्य। अब ये देखो, जन्नी तुल्यवत्सला, यहाँ उल्टा है। तुल्यवत्सला यहाँ है विशेषण और जन्नी यहाँ है विशेष्य। कई बार ऐसा भी शब्द मिल जाता है और श्लोकों में कई बार ही मिल जाता है, पाठों में तो नहीं मिलता है। श्लोकों में अक्सर विशेषण और विशेष्य आगे पीछे भी हो जाते हैं, छंद की पूर्ति वहां करनी होती, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का हमने अभ्यास किया। अब हम अभ्यास करते हैं समास, जो पाठों के अंदर समास आए उनका अभ्यास करते हैं। मलेन सहितम, इसका समस्त पद बनेगा समलम और समास का नाम हो जाएगा अविभावः। ऐसे ही हरिता च ये तरवः तेषाम, इसका बनेगा हरित तरुणाम, हरित तरुणाम, ठीक है। और समास हो जाएगा कर्मधारय। ललिताः च याः लताः तासाम, इसका क्या बनेगा ललित लतानाम, ललित लतानाम। और समास हो जाएगा कर्मधारयः। कैसे लिखते हैं, एक में लिख के दिखा देता हूं, कर्मधारयः विसर्ग लगाने। नवा मालिका में क्या बनेगा समस्त पद नव मालिका। आपसे समस्त पद भी दिया जा सकता है, विग्रह पद आपसे पूछ सकते हैं, आपसे विग्रह पद दे सकते हैं, समस्त पद पूछ सकते हैं, या कोई भी देकर आपसे समास का नाम भी पूछ सकते हैं। और नव मालिका में समास कौन सा हो जाएगा कर्मधारय। धृतः सुख संदेशः येन तम, समस्त पद बनेगा धृत सुख संदेशम, सुख संदेशम। समास का नाम क्या होगा यहाँ बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कैसे लिखना है ये एक बार देख लें आप। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, व्रीहि विसर्ग लगे। आगे कज्जलम इव मलिनम, इसका क्या बनेगा कज्जल मलिनम। समास का नाम कर्मधारय। दुर्दांतैः दशनैः, दुर्दांत दशनैः कैसे लिखेंगे दुर्दांत दशनैः, ये समस्त पद हो गया और समास का नाम कर्मधारय। आगे देखो तुच्छ जीवैः, तो इसका विग्रह पद क्या होगा तुच्छैः जीवैः, तृतीय बहुवचन। समास कर्मधारय। वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि, इसका विग्रह पद होगा वृक्षस्य उपरि। और ये समास कौन सा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः, कैसे लिखते हैं षष्ठी तत्पुरुषः विसर्ग आएंगे, ठीक है। आगे पक्षिणाम सम्राट, तो इसका समस्त पद होगा पक्षी सम्राट, ठीक। और षष्ठी तत्पुरुष समास। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, क्या बनेगा समस्त पद स्थित प्रज्ञः। और समास हो जाएगा जिसकी स्थित प्रज्ञा है जिसकी, न स्थित प्रधान न प्रज्ञा प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान, हो जाएगा बहुव्रीहि। अपूर्वम विग्रह होगा न पूर्वम। चैनल पर समास आदि की भी वीडियो है, विस्तार से अगर किसी समास को समझना है, उसकी परिभाषा को जानना है, क्योंकि परिभाषा आधारित भी प्रश्न आएगा, परिभाषा लिखें और उसका एक उदाहरण लिखें, तो उसके लिए चैनल पर वीडियो है, वहां से आप देख लें। व्याघ्र चित्रकौ, इसको हमें विग्रह पद लिखना है, तो बनेगा व्याघ्र
च चित्रकः च, और समास हो जाएगा द्वंद्व। आगे देखो, तत्वार्थस्य निर्णय, तो इसका समस्त पद होगा, क्योंकि ये विग्रह पद दिए हैं यहाँ सारे, इसका समस्त पद होगा तत्वार्थ निर्णय। तत्वार्थ निर्णय विसर्ग। वाचीपटु क्या हो जाएगा? वाक्पटु। वाक्पटु, और समास सप्तमी तत्पुरुष, तत्वार्थ निर्णय में षष्ठी तत्पुरुष। धर्मम प्रददाति इति ताम, तो इसका समस्त पद होगा धर्म प्रदाम, और इसमें समास है उपपद तत्पुरुष। न कातरः समस्त पद होगा अकातरः, और समास हो जाएगा नय समास, तत्पुरुष का ही भेद है। अहितम, नहितम का अहितम, और यहां भी समास क्या है? नय समास है। महान आत्मा येषाम, इसका समस्त पद बनेगा महात्मानः, महान आत्मा है जिनकी, और समास हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि विसर्ग, व्रीहि। विमूढ़धीः, विमूढ़ाधीयस्य स बनेगा विमूढ़धीः, समास हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, आगे देखो, महत च तत् कंपनम, क्या बनेगा? महत कंपनम, महत कंपनम, समास हो जाएगा कर्मधारय। इस पूरी स्लाइड में कर्मधारय समास ही है। दारुणा च सा विभीषिका बन जाएगा दारुण विभीषिका। विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु बनेगा ध्वस्त भवनेषु, समास कर्मधारय है ही। प्राक्तने च तस्मिन् युगे बन जाएगा प्राक्तन युगे, ये समस्त पद है इसका, और समास कर्मधारय। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, तो इसका बनेगा समस्त पद महाराष्ट्रे। महाराष्ट्रे। पीतम च तत्पंकजम, ये भी सारे इस स्लाइड के अंदर सभी के सभी कर्मधारय समास के उदाहरण। पीतम च तत्पंकजम, पीत पंकजम, क्या बनेगा? पीत पंकजम। राजा च असौ हंसः, राजहंसः, समास हमेशा विग्रह पर आधारित होता है, जिस हिसाब से आप विग्रह करेंगे उस हिसाब से समास हो जाएगा। अगर यही राज्ञः हंस अगर होता, आप समझे, अगर ये राजा च असौ हंस ये विग्रह पद दिया है, इसके स्थान पर होता राज्ञः हंसः, फिर समास बदल जाता, हो जाता षष्ठी तत्पुरुषः। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः बनता है, वैसे ही बन जाता। ठीक है, लेकिन राजा च असौ हंस अगर है विग्रह पद, तो राज हंस बनेगा, लेकिन समास होगा कर्मधारय। ठीक है, याद रखना, आप पेपर में जिस हिसाब से दिया गया हो उसी हिसाब से लिख लेना। भीम च असौ भानु, क्या होगा? भीम भानु। भीम भानु। अंबरम एव पंथाः, क्या बनेगा? समस्त पद अंबर पंथाः, समास कर्मधारय। उत्तमा च इयं श्री, उत्तमा श्री, समास कर्मधारय। सावधान मनसा, सावधानम च तत् मनः तेन सावधान मनसा, सावधान मनसा, समास कर्मधारय। अगली स्लाइड देखते हैं। तो ये समास की स्लाइड सभी खत्म हुई, सभी पाठों के समास का
अभ्यास हमने कर लिया है। अब हम अभ्यास करते हैं संधि का। और किताब के अंदर जो संधि दी गई है वहाँ कहीं संधि का नाम दिया है, कहीं संधि विच्छेद करना पूछा है, कहीं आपसे संधि करवाया गया है। तो सभी को, लेकिन हम सभी जो उदाहरण है उनमें संधि भी करेंगे, संधि विच्छेद भी करेंगे और संधि का नाम भी जानेंगे, क्योंकि आपसे तीनों ही प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति ही रेव, तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है। प्रकृति ही धन एव, संधि कौन सी हो जाएगी बता रहा हूं आपको, याद रखना। जब प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग हो, प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग हो तो संधि हो जाएगी विसर्ग, याद रखना। ठीक है, अगर प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो तो संधि हो जाएगी स्वर। अगर प्रथम पद के अंत में कोई व्यंजन हो तो संधि हो जाएगी व्यंजन। संधि को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर स्वर संधि के भेदों की बात की गई हो तो उसके लिए तो अलग आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सीधा सीधा स्वर, व्यंजन और विसर्ग आपको संधि को पहचानना है तो जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग है तो विसर्ग संधि, स्वर है तो स्वर संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि। स्यान्नैव, क्या इसका संधि विच्छेद होगा? स्यात् धन न धन एव। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो स्यात् धन न व्यंजन संधि है और न और एव में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि स्वर संधि का भेद है। एक बात बेटा और भी ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, कि स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। क्या नाम है? अच संधि। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। तो अगर अच संधि या हल संधि कहीं आपको लिखा हुआ मिले तो आपको इस प्रकार से समझना है, घबराना नहीं। विसर्ग संधि का दूसरा कोई नाम है, विसर्ग संधि का नाम नहीं है, मतलब विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। आगे चार नहीं हो गया था। अब देखो हैनंताह, इसका संधि विच्छेद होगा ई धन अनंताह, ई धन अनंताह। ठीक है, और बन जाएगा हैनंताह। और यहाँ संधि है स्वर संधि का भेद यण संधि। बहिर्जगति ही, बहि धन बहिरंतर जगती है, तो बहि धन अंतः धन जगती, ये है। अब यहाँ विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग संधि हुई, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग संधि। विसर्गों का रे हो गया, एक रे ए में मिल गया, एक रे जे के ऊपर चढ़ गया, तो बन गया बहिरंतर जगती। अस्मान नगरात, एक इसका विच्छेद क्या होगा? अस्मात धन नगरात, बन गया अस्मान नगरात। और संधि कौन सी है? व्यंजन। संचरणम कैसे बनेगा? सम धन चरणम, और संधि है व्यंजन संधि। धूमम मुंचति, तो ये है धूमम मुंचति। ठीक है, ये व्यंजन संधि। आगे पितुर्गृहम, यहां संधि विच्छेद क्या बनेगा? पितुः धन गृहम, और संधि हो जाएगी विसर्ग, क्योंकि प्रथम पद के अंत में विसर्ग है ना, तो संधि हो गई विसर्ग। एकैकः, एक धन एकः, संधि कौन सी होगी यहाँ? वृद्धि। अन्योपि, अन्यः धन अपि, और संधि प्रथम पद के अंत में विसर्ग है तो संधि विसर्ग संधि। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, बन गया इत्युक्त्वा। और यहाँ कौन सी संधि है? ई को य, उ को व, री को र, ली को ल, किस संधि में होता है? यण संधि में। यत्रास्ते, यत्र धन आस्ते,
ठीक है, क्या बनेगा? यत्रास्ते संधि है यहाँ दीर्घ संधि, स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। अगली स्लाइड है द्वयोरपि, द्वयोः, द्वयोः धन अपि, और संधि विसर्ग संधि। द्वावपि, द्वौ धन अपि, औ को आव कहाँ होता है? अयादि संधि में। और अयादि संधि किसका भेद है? स्वर संधि का या अच संधि का। कोत्र, कह, धन, अत्र, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अनभिज्ञोहम, अनभिज्ञः, धन, अहम, विसर्ग को ओ और उसके बाद अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, अनभिज्ञो हम, ऐसे बनेगा। इत्यात्मानम, इति धन आत्मानम बनेगा इत्यात्मानम, और संधि हो जाएगी यण संधि। और उदाहरण देखो, अहमप्येतयोः, अहम धन अपि, यहाँ तो वर्ण सम्मेलन है, यहाँ कोई संधि नहीं है। अपि धन एतयोः, यहाँ संधि है, ई को हो जाएगा ये, और ये कौन सी संधि में होता है? यण संधि में। वयोनुरोधात्, वयः विसर्ग संधि का उदाहरण आ गया, ये विसर्ग आगे तो अनुरोधात्, अनुरोधात्, ठीक है, वयोनुरोधात् बन जाएगा और विसर्ग संधि। समानाभिजनौ, क्या बनेगा? समान धन अभिजनौ, अभिजनौ बनेगा समानाभिजनौ, और संधि है यहाँ दीर्घ संधि। खलवेतत्, खलु धन एतत् बन जाएगा खलवेतत्, उ को व, ई को य, उ को व, री को र, ली को ल, कौन सी संधि में होता है? यण संधि में। और उदाहरण देखो, कुर्वन् धन आसीत्, कुर्वन् धन आसीत्, और संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। तथापि, तथा धन अपि, और संधि कौन सी है? आ जमा ए दीर्घ संधि। उसके बाद नोत्थितः, न धन उत्थितः, संधि हो जाएगी गुण संधि। सत्सु धन अपि, उ को व होगा यहाँ, तो क्या बनेगा? सत स्वपि, और संधि उ को व कौन सी संधि में होता है? यण संधि। तथाप्य अहम एतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्, तथाप्य हम एतस्मिन्, ठीक है। तो इसका विच्छेद कैसे बनेगा? तथापि धन अहम, यहाँ कौन सी संधि हुई है? ई को ये, यण संधि। उसके बाद एतस्मिन्, और ये तो वर्ण सम्मेलन है, यहाँ कोई संधि नहीं। बहुन्य पत्यानि, बहुन्य पत्यानि, बहुनी धन अपत्यानि, और ये कौन सी संधि है? ई को ये, यण संधि। ये तो आपको रट गया होगा, ई को ये यण संधि होता है। जल धन उपलवः, ये बनेगा क्या? जलोपलवः, जलोपलवः, संधि हो जाएगी गुण संधि। नास्त्युद्यम समः, संधि विच्छेद होगा न धन अस्ति, न धन अस्ति, ये संधि ए जमा ए दीर्घ संधि। और उसके बाद है उद्यम समः, उद्यम समः, और यहाँ ई को यह हो जाएगा, यहाँ संधि हो जाएगी यण संधि। तस्यापगमे, तस्य धन अपगमे,
ठीक है, ए और ए मिलकर संधि हुई दीर्घ। अनुक्तमप्यूहति, अनुक्तम धन अपि, यहाँ तो वर्ण सम्मेलन है, और फिर अपि धन क्या है, ऊहति, यहाँ ई को यह संधि है, यण संधि। आपके सिलेबस में यण संधि के बहुत उदाहरण याद हो गया होगा। गावस्य कैसे बनेगा, गावह धन च, विसर्ग को हो गया श, संधि विसर्ग संधि। नास्ति, अभी हमने यहाँ भी देखा था ना, नास्ति नय धन अस्ति, और संधि का नाम जल्दी बताओ, दीर्घ संधि। रक्तश्चास्तमयी, रक्तः धन च धन अस्तमयी, ठीक है, यहाँ विसर्ग संधि है, और च और अस्तमय में यहाँ दीर्घ संधि। योजकस्तत्र, योजकः धन तत्र, विसर्ग को हो जाएगा से, विसर्ग संधि का उदाहरण है, बन जाएगा योजकस्तत्र। और उदाहरण देखो, पदातिरेव, पदाति ही, विसर्ग आएंगे धन एव, विसर्ग के हो जाएंगे रे, बन जाएगा पदातिरेव, संधि है विसर्ग संधि। निशांधकारे, निशा धन अंधकारे, संधि है यहाँ दीर्घ। अभी धन आगतम, क्या बनेगा, अभ्यागतम, कैसे लिखेंगे, अभ्यागतम। भोजन धनंते, ये तो दीर्घ संधि है, सीधा सीधा बन जाएगा भोजनांते, भोजनांते। चोरोयम, चौरः धन अयम, विसर्ग संधि बन गई। गृह धन अभ्यंतरे, तो गृहाभ्यंतरे, ठीक है, गृहाभ्यंतरे, संधि है यहाँ दीर्घ। लीलयैव, लीलया धन एव, लीलयैव बनेगा, और संधि यहाँ कौन सी है, संधि है यहाँ वृद्धि। यदुक्तम, यद धन उक्तम, संधि व्यंजन संधि। प्रबुद्ध धन अतिथि का प्र, और संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। आगे किंच, किम धन च, व्यंजन संधि का उदाहरण। नगरम धन तु, नगरंतु बनेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण। विपन्नम धन च, विपन्नंच, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण। किंतु, किम, किंतु नहीं किन्नु, किम धन नु, व्यंजन संधि का उदाहरण। भुज नगरंतु, भुज नगरम धन तु, व्यंजन संधि का उदाहरण। संचय, सम धन चयः, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण। और अगला देखें, शिशवः तु, व्यंजन संधि का उदाहरण है, सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है, आप प्रथम पद के अंत में देख रहे हो विसर्ग लगे हुए, तो बनेगा क्या, शिशवस्तु। विस्फोटैः अपि, तो बनेगा विस्फोटैरपि। सहस्रशः अन्ये, तो इसका क्या बन जाएगा, सहस्रसु अन्य, अवग्रह चिन्ह लगेगा। उसके बाद विचित्र धन अयम, क्या बनेगा, विचित्रो यम,
अवग्रह चिन्ह, भूकंपः जायते बनेगा भूकंपो जायते, संधि सभी में विसर्ग संधि। वामन कल्पः एव क्या बनेगा, वामन कल्प एव, स्वर आने के बाद विसर्ग का लोप होता है, ये विसर्ग संधि। अगला उदाहरण है निपितानि अंबुनि, क्या बनेगा, निपीता, ई को हो गया ये यण संधि है, न रह गया आधा और ये में ए मिल गया, अंबुनि, निपिता निम्बुनि बन गया, यण संधि का उदाहरण हो गया। कृत धन उपकार, ए और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बन जाता है, गुण संधि है, बना क्या, कृतोपकारः। तप्न धन उष्ण तप्तम, ये भी वैसे ही हुआ, ए और उ मिलकर ओ बन गया, संधि यहां भी गुण है, बनेगा क्या, तपनोष्ण तप्तम। तव धन उत्तमा, ये भी गुण संधि का उदाहरण है, बनेगा क्या, तवोत्तमा। न धन एतादृशाः, क्या बनेगा, नैतादृशाः, और संधि है यहाँ वृद्धि संधि। आगे देखो, कह धन अपि, क्या बनेगा, कोपि, संधि व्यंजन संधि। रिक्तः धन असि, क्या बनेगा, रिक्तोऽसि, अवग्रह चिन्ह, रिक्तोऽसि। मीनः धन अयम, मीनोयम, मीनोयम। वृष्टिभिः आद्रयन्ति, तो विसर्ग का हो जाएगा रे, क्या बनेगा, वृष्टि भी, विसर्ग का हो गया रे, आद्रयंती का आ मिल गया, राद्रयंती बन गया, राद्रयंती। तोयैः धन अपि, अपि नहीं अल्पैः बन गया, तोयैरल्पैः, विसर्ग का हो गया रे। अल्पैरपि, इसमें बनेगा अल्पैः धन अपि, और तरोरपि, इसका क्या बनेगा, तरोः धन अपि, और संधि सभी में विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास थी, जिसमें हमने सभी पाठों के अभ्यास को सरल कर लिया है। जितने भी प्रश्न, जिस प्रकार से भी प्रश्न हमारे पेपर में आने की संभावना थी, हमने सभी को सरल कर लिया है। तो आप चैनल पर अंत तक बने रहें, तो ये प्रमाण है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। अच्छे से इसको समझो, देखो, एक बार देखो, नहीं समझ में आए रिपीट करके देखो, पीछे करके देखो, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएं, मेरिट में आएं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को भी भेजें, लाइक करें, कमेंट करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।